नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसी मार्मिक कहानी एक ऐसी मार्मिक सच्चाई लेकर के आया हूं कि किस तरीके से हमारे देश में आजादी के शहीदों को भुला दिया गया या उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। किस तरीके से इस देश में नेहरू गांधी परिवार ने आजादी के ऊपर कुंडली मार करके बैठे और आज तक भी देश की सत्ता की मुख्य धुरी बने हुए हैं, उसके ऊपर ही बात करूंगा। ये कहानी शुरू होती है बिहार से और ये कहानी है शहीद बैकुंठ शुक्ल की। बैकुंठ शुक्ल वो व्यक्ति थे जिन्होंने भगत सिंह की फांसी का बदला लिया था, जिसकी गवाही से भगत सिंह को फांसी हुई थी, उसको मार करके बदला लिया था। और उनकी पत्नी का नाम था राधिका। बाद में लोग उनको राधिका पंडिताइन कहने लगे थे। तो कहानी शुरू होती है 95 साल की उम्र में राधिका पंडिताइन 2004 में गुमनाम मौत मर गई। जमीन जायदाद जाने कब के रिश्तेदार हड़प चुके थे। मायका जवानी में ही मुंह मोड़ चुका था। 70 साल लंबी जिंदगी उन्होंने अकेले काट दी, अपने स्वर्गीय पति को गर्वित यादों के साथ, अपने स्वर्गीय पति के गौरवान्वित यादों के साथ, क्योंकि यही इकलौती उनके पास पूंजी थी और ये पूंजी उन्हें भारत की सबसे समृद्ध महिला भी बनाती है। और किस तरीके से एक महिला को इनसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि राधिका देवी गुमनाम होकर की भारत की वो बेटी थी जिसका पूरा देश कर्जदार रहेगा। वो बात अलग है कि लोग उनको भूल गए थे, लेकिन निश्चित तौर पे इस बेटी का कर्जदार पूरा भारत रहेगा। वो महज 14 साल की बच्ची थी जब उनका विवाह कर दिया गया। वैशाली जिले के एक समृद्ध किसान परिवार में कर दिया गया। पति के तौर पर उन्हें मिले कौन? बैकुंठ शुक्ल, जो उनसे 3 साल बड़े थे। गौना हो गया, ससुराल पहुंचे, तब बैकुंठ शुक्ल उस समय अलग राह पे चल पड़े। देश को आजाद कराने की राह पे बैकुंठ शुक्ल चल पड़े। अब एक 14 साल की लड़की, उसका गौना होता है, पति जो है देश आजाद करने के लिए चल जाता है। आप सोचिएगा कि राधिका जी की उम्र उस समय क्या रही होगी और वो उतने उम्र की एक बच्ची क्या सोच रही होगी। घर परिवार बैकुंठ के साथ न था तो उसने भी साथ छोड़ दिया। मतलब घर परिवार भी बैकुंठ शुक्ल के इस फैसले के खिलाफ था। राधिका को तो समझ ही नहीं थी, बातों की सीधी सरल घरेलू लड़की जिसकी दुनिया घर आंगन भर थी। पति के साथ वो भी चली गई घर छोड़ करके। राधिका को चंपारण में गांधी आश्रम में छोड़ बैकुंठ बाबू अपने काम में जुट गए। तो आश्रम में रह रहे देश और आजादी के मायने समझ राधिका भी उस लड़ाई का हिस्सा हो ली। बैकुंठ शुक्ल को एक चीज खटकती थी, जिस फणींद्रनाथ घोष की गद्दारी ने भगत राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिलाई, वो आराम से बेतिया के मीना बाजार में सेठ बन करके अपनी जिंदगी जी रहा था। सरकारी इनाम से उसने दुकान खोल ली थी। गोरी सरकार की सुरक्षा में वो बेतिया का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया था। न किसी ने उसके कारोबार का बहिष्कार किया, न ही सामाजिक बहिष्कार हुआ। लोग आराम से इस गद्दार को सराखों पर रखे हुए थे। भले आज हम भगत सिंह के कितने भी गीत गाएं, तब की यही सच्चाई थी। 9 नवंबर 1932 का दिन, फणींद्रनाथ अपनी दुकान पर अपने दोस्त गणेश गुप्ता के साथ बैठा था। तभी वहां बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी साइकिल खड़ी की और एक चादर ओढ़ रखे थे, उसको फेंकते हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बैकुंठ शुक्ल के गणासे से फणींद्रनाथ और गणेश गुप्ता दोनों नहा चुके थे, मतलब दोनों को काट चुके थे। ये सुरक्षा में जो सिपाही मिले थे उसको, वो ये सब कुछ देख करके भाग चुके थे। फिर दोनों वहां से निकले अपनी साइकिल लेकर के। साइकिल से गए थे, वही साधन था उस समय। सोनपुर के साथी राम विनोद सिंह के घर पहुंचते हैं, जो भगत सिंह के ही उस समय साथी हुआ करते थे। वहां यह तय होता है कि कपड़े और साइकिल के चलते पकड़े जाएंगे तो बेहतर है कि एक ही व्यक्ति कोई फांसी पे चढ़े। और यह जिम्मा भी बैकुंठ शुक्ल ने अपने सर ले लिया। मारा था हालांकि चंद्रमा सिंह ने और बैकुंठ शुक्ल दोनों लोगों ने। बैकुंठ पीछे नहीं, आराम से चौड़े होकर के बाजार में घूमते रहे, थाने का चक्कर भी लगाते। उधर राधिका देवी को भी पति के किए की खबर मिल चुकी थी। उनको अपने पति पे गर्व था। बैकुंठ बाबू पकड़े गए और अंग्रेजी कोर्ट ने मृत्युदंड दिया। उन्होंने पूरा अपराध अपने सर ले लिया और जेल में बैकुंठ जम के कसरत करते और हर साथी को आजादी का तराना भी सुनाते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रत्ती भर भी भय नहीं, मृत्यु का फांसी का भी कुछ नहीं।
और एक समय आया कि हंसते रहते थे, मजाक करते रहते थे। काला कपड़ा पहनने से उन्होंने सर पे मना कर दिया था जब उनको फांसी दी गई थी। उन्होंने कहा कि मुझको फांसी देनी है तो खुले में दे दो, कोई दिक्कत नहीं, काला कपड़ा पहनाने की कोई जरूरत नहीं। खाते पीते थे, कसरत करते थे, खुशमिजाज थे, जेल में उनका वजन भी बढ़ गया था। जब फांसी दी जा रही थी तो बैकुंठ शुक्ल ने एक बात जल्लाद से कही थी कि भाई तू क्यों परेशान है, तेरा जो काम है, तेरा जो धर्म है वो तू निभा, मेरा जो धर्म था देश के प्रति वो मैंने निभाया। 14 मई 1934 को बैकुंठ शुक्ल 27 साल की, मात्र 27 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ जाते हैं। पीछे एक पत्नी राधिका को छोड़ जाते हैं, वह राधिका जिसका मायका भी छूट चुका है और ससुराल भी छूट चुका है। सोचिएगा कितनी मार्मिक बात है। खुद जेल के अधिकारी अपने संस्मरण में ऐसी बातें लिखे हैं बैकुंठ शुक्ल के उसमें कि अगर वो सुना जाए तो एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं ये खबर जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बात जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और मेरी जवान लड़खड़ा जा रही है। मौत को तो गले लगा लिया उन्होंने देश के लिए। बैकुंठ शुक्ल को एक अफसोस था अपनी पत्नी राधिका के प्रति, जो कर्तव्यों का उनको पालन करना था वो बैकुंठ शुक्ल नहीं कर पाए थे। इसीलिए फांसी के दिन एक पूर्व साथी क्रांतिकारी विभूति भूषण दास से उन्होंने कहा था कि देश जब आजाद हो जाएगा आप बाल विवाह की रीत को बंद करवा देना, इसके लिए लड़ाई लड़ना। यह सबसे मार्मिक था। बैकुंठ शुक्ल ने कहा कि जब देश आजाद हो जाए अपने दूसरे क्रांतिकारी साथी से तो आप एक काम करना, इस देश में बाल विवाह को बैन करवा देना, क्योंकि उनके अंदर राधिका देवी को लेकर के एक तरीके की पीड़ा थी। मतलब जाते जाते भी उन्होंने ये बात कह के गए। आज देखिए कोई ये बात नहीं जानता होगा कि इस राधिका देवी के चलते ही इस देश में बाल विवाह जैसी चीजें बैन हुई या ऐसी सोच थी। हालांकि बहुत लोगों का नाम आता है कि इन्होंने उन्मूलन किया, इन्होंने फलाने चीज का उन्मूलन किया। किस तरीके से दूसरे के काम को दूसरे लोग बढ़ा चढ़ा करके इस देश में कहते हैं और इस देश के असली क्रांतिकारियों का फायदा उनके हिस्से में चला जाता है। खैर, बैकुंठ शुक्ल देश पर बलिदान हुए और भुला दिए गए। बैकुंठ शुक्ल को भी कोई याद नहीं करता है। आज के डेट में बहुत कम लोग जानते हैं बैकुंठ शुक्ल जी के बारे में। पत्नी राधिका को भला कौन याद करता, लेकिन आश्रम में मिले नाम राधिका पंडिताइन और बैकुंठ बाबू की स्मृतियों के साथ उन्होंने एक लंबा जीवन काटा, अकेले और गुमनाम। 2004 में उनकी मृत्यु की भी कोई खबर नहीं बनी देश में। बैकुंठ शुक्ल के गांव वैशाली के जलालपुर में आज भी एक खंडहर रुमा घर है जिसमें उसके गांव वाले कूड़ा डालते हैं और कूड़े घर के तौर पे उनका घर इस्तेमाल किया जाता है। गांव के लोग यह तक भी नहीं जानते हैं कि कोई बैकुंठ शुक्ल इस घर में जन्मा था, कोई राधिका कभी इसी घर में दुल्हन बन करके आई थी। सोचिएगा कि इस तरीके की सैकड़ों कहानियां हैं शहीदों की, हजारों कहानियां हैं शहीदों की। 7 लाख से अधिक लोग बलिदान दिए इस देश में। लेकिन जब देश के आज़ादी की बात आती है, देश के परवानों की बात आती है, तो आपके टिप्स पे वही 4 नाम, वही चंद नाम। भगत सिंह जी का तो नाम सब लोग लेते हैं, लेना भी चाहिए, वो एक बड़े क्रांतिकारी थे। लेकिन भगत सिंह की फांसी में जिस व्यक्ति ने गवाही दी, उसका बदला जिस व्यक्ति ने लिया था, उसको भुला दिया गया। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। पूरे रोंगटे मेरे खड़े हो गए हैं, मन गमगीन हो गया है। इस भावना को आप समझिएगा। होप आपका भी ऐसा हो गया होगा। किसी मित्र ने ये पूरी कहानी लिखी थी, आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। और जा करके एक बात बैकुंठ शुक्ल को खोजिएगा। बिहार सरकार से एक अपील रहेगी कि बैकुंठ शुक्ल के साथ साथ राधिका जी का भी सम्मान किया जाए और उनके भी स्मृति में कम से कम उनके गांव का जो घर है उसको ही कुछ ऐसा कर दिया जाए कि लोग जानें, लोग समझें, लोग सोचें, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियां तो और भुला देगी जब उस समय की पीढ़ियों ने इनको याद नहीं रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।